Myself, Dr. Nirmal Singh, Associate Professor, Department of History, गवर्नमेंट नेशनल कॉलेज सिरसा। आज के इस लेक्चर में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुग़ल एम्पायर, बाबर, बैटल ऑफ कनवाहा, चंदेरी एंड घाघरा। पिछले लेक्चर्स में हमने पानीपत के युद्ध में बाबर के द्वारा एक निर्णायक विजय प्राप्त करके उत्तरी भारत के महत्वपूर्ण राज्य दिल्ली, इसके अलावा आगरा तथा साथ लगते इलाकों पर कब्ज़ा करने के जो उसके कार्य थे उनको डिस्कस किया था। पानीपत की विजय के बाद भी बाबर के सामने अनेक प्रकार की समस्याएं खड़ी थी। इतिहासकार प्रोफेसर A.L. श्रीवास्तव लिखता है कि बाबर का वास्तविक कार्य तो पानीपत के युद्ध के बाद शुरू हुआ, क्योंकि अनेक अफ़गान सरदारों ने इब्राहिम लोदी की मौत के बाद जो अराजकता का माहौल पैदा हुआ उससे फ़ायदा उठाकर अपने आप को स्वतंत्र कर लिया था और अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिए थे। कासिम खान ने संभल में, निज़ाम खान ने बयाना में, हसन खान ने मेवात में, ततार खान ने ग्वालियर में, कुतुब खान ने इटावा में, आलम खान ने कालपी में और सुल्तान इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी अफ़गानों और राजपूतों के सहयोग से बाबर को भारत से बाहर निकालने का प्रयास कर रहा था। अतः बाबर को इन सब से निपटना था। इसके अलावा जिस प्रकार दिल्ली और आगरा में बड़ी उदारतापूर्वक धन को बांटा, तो बाबर के पास अब सेना के संगठन और वेतन तथा विजय किए गए प्रदेशों में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए धन की भी ज़रूरत थी। लेकिन उसके जो ज़्यादातर सैनिक वगैरह हैं या उसके कुछ जर्नल हैं वो वापस काबुल लौटने पर आमादा थे, परंतु बाबर ने इन सब कठिनाई की घड़ियों में मुकाबले का फैसला किया। उसने धैर्य और सहनशीलता से सभी समस्याओं का हल ढूंढ निकाला। भारतीय जनता के मन में धीरे धीरे उसने ये विश्वास भी जगाया कि वो अपने पूर्वजों के समान हत्यारा या लुटेरा नहीं है, बल्कि वो हिंदुस्तान में रहना चाहता है। अपने सैनिकों को भी डटे रहने के लिए उसने प्रोत्साहित किया और बाबर की अपील काम कर गई। ख्वाजा कलां को छोड़कर सभी यहाँ रहने को सहमत हो गए। उसके इस फैसले से, भारत में रहने के निर्णय से बाबर की अधीनता में बहुत से अफ़गान सरदार आ गए और कुछ प्रदेशों पर उसने सैनिक ताकत के आधार पर कब्ज़ा कर लिया। संभल, रापरी, इटावा, धौलपुर, ग्वालियर, कन्नौज, कालपी, बयाना, गाज़ीपुर तथा मध्य भारत के प्रदेशों पर बाबर का आधिपत्य स्थापित हो गया। जो अब सबसे बड़ी ताकत बाबर के मुकाबले में खड़ी थी वो थे राजपूत, जिनसे बाबर को निपटना था। राजपूत अपने नेता राणा सांगा के नेतृत्व में बाबर को
भारत से बाहर निकालने के लिए प्रयत्नशील थे, क्योंकि पहले उन्होंने ये सोचा था कि बाबर पानीपत के युद्ध के बाद काबुल लौट जाएगा, परंतु जब बाबर ने ऐसा नहीं किया तो राणा और बाबर के दरमियान युद्ध होना स्वाभाविक हो गया और नतीजा ये निकला कि दोनों पक्षों के बीच में 16 मार्च 1527 को खानवा नामक जगह पर एक ऐतिहासिक युद्ध हुआ, जिसे खानवा का युद्ध कहा जाता है। इसके एक तरफ बाबर तो दूसरी तरफ राजपूत शक्ति, जिसका नेतृत्व राणा सांगा मेवाड़ का राजा कर रहा था। दोनों पक्षों के बीच में संघर्ष के कई कारण थे। उनमें पहला कारण था दोनों शासकों की महत्वाकांक्षाएं, एम्बिशंस ऑफ बोथ रूलर्स राणा सांगा एंड बाबर। राणा सांगा और बाबर के बीच युद्ध का प्रमुख कारण दोनों की महत्वाकांक्षाएं थी। राणा सांगा का विचार था कि बाबर पहले वाले विदेशी आक्रमणकारियों की तरह लूटपाट करके चला जाएगा, लेकिन बाबर ने भारत में रहने का दृढ़ निश्चय कर लिया, तो राणा सांगा ने बाबर से संघर्ष की सोची, क्योंकि बाबर के रहते वो दिल्ली पर तो अपना कब्जा कर नहीं सकता था। उधर बाबर भी राणा सांगा को पराजित किए बिना अपने आप को भारत का बादशाह नहीं बना सकता था। वो अपने आप को भारत में सुरक्षित नहीं समझता था। राजपूतों और अफ़गानों का गठबंधन देखकर उसे अपना कार्य अवरुद्ध होता हुआ दिखाई दे रहा था। ऐसी परिस्थितियों में दोनों ताकतों के बीच संघर्ष होना या युद्ध होना लाजमी था। दूसरे, दोनों पक्षों द्वारा एक दूसरे पर विश्वासघात का आरोप लगाया गया। राणा सांगा पर बाबर ने वचन भंग करने का आरोप लगाया कि उसने इब्राहिम लोदी को परास्त करने में सहयोग देने की बात की थी, लेकिन सहयोग नहीं दिया। कुछ इतिहासकारों ने राणा सांगा को इस विश्वासघात का दोषी बताया, जबकि कुछ इतिहासकार फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा का कहना है कि राणा सांगा इब्राहिम लोदी को धौलपुर और खतौली के युद्धों में पहले ही हरा चुका था, अतः उसे बाबर को आमंत्रित करने की ज़रूरत ही नहीं थी। दूसरी तरफ राणा सांगा का आरोप था कि उसने विजय के बाद कालपी, ब्याना और धौलपुर के प्रदेश उसको ना देकर इन पर स्वयं कब्जा कर लिया था। इस प्रकार दोनों पक्षों में मतभेद की स्थिति थी। तीसरे, राणा सांगा को अफ़गानों का समर्थन भी प्राप्त था। राणा सांगा एक विदेशी आक्रमणकारी बाबर की तुलना में अफ़गानों को अच्छा समझता था, इसलिए उसने आलम खान लोदी को अपने यहाँ शरण दी। इसी प्रकार सिकंदर लोदी का एक पुत्र महमूद लोदी मेवाड़ पहुँचा और उसने राणा से अपील की कि वो उन्हें उनका अधिकार वापस दिलाने में मदद करे। मेवात का सरदार हसन खान मेवाती भी बाबर की अधीनता अस्वीकार करते हुए राणा के साथ गठबंधन करने पर राजी हुआ। प्रोफेसर रशब्रुक विलियम्स हसन खान मेवाती और राणा सांगा के बीच में हुए इस गठबंधन को अपवित्र मानता है, परंतु डॉक्टर एस.आर. शर्मा के विचारों में इस प्रकार राजपूतों और अफ़गानों के गठबंधन से बढ़ते खतरे को देखते हुए युद्ध ज़रूरी हो गया था। चौथे,
धार्मिक और सांस्कृतिक मतभेद। धार्मिक और सांस्कृतिक आदर्शों के बीच भी एक संघर्ष था। प्रोफेसर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार राणा सांगा स्वयं को हिंदू धर्म और संस्कृति का पोषक और संरक्षक मानता था और हिंदुओं की रक्षा करना अपना कर्तव्य समझता था। अतएव उन्होंने एक विदेशी का विरोध करना उचित समझा। लेकिन प्रोफेसर राधेश्याम इस मत का खंडन करते हैं। उनका कहना है कि इसे धार्मिक संघर्ष नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बाबर ने स्वयं के इस्लाम का रक्षक होने का दावा नहीं किया। हालांकि लड़ाई के दौरान जैसे कि हमें मालूम पड़ता है कि उसने अपने फौजियों के बीच में उत्साह बढ़ाने के लिए अपने आप को धर्म का सहारा लेते हुए दिखाया, लेकिन वास्तव में कोई ऐसा अवसर नहीं नज़र आता कि उसने इसको जिहाद का नाम दे दिया हो और वो मुसलमानों का कोई बहुत बड़ा प्रोटेक्टर बनने की बात कर रहा हो। राणा सांगा द्वारा बयाना पर अधिकार, ये भी एक मेन कारण था। महाराणा संग्राम सिंह ने सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण दुर्ग, सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण दुर्ग बयाना पर पूरी शक्ति के साथ आक्रमण किया। राणा को ये डर था कि कहीं बाबर बयाना पर आक्रमण करके अधिकार करके सीधे राजस्थान में या राजपुताना उस वक्त इसको कहते थे प्रवेश ना कर जाए। आगरा की विजय के बाद मुगल सैनिकों ने बयाना पर अधिकार किया होता। राणा सांगा के आक्रमण के बाद मुगल सैनिक भागकर बाबर के पास पहुंचे और उन्होंने बाबर को राणा सांगा की वीरता के किस्से सुनाए। राणा सांगा के पराक्रम के कारण मुगलों को काफ़ी नैतिक बल में गिरावट महसूस हुई। अतः अपने सैनिकों में उत्साह का संचार करने के लिए और राणा सांगा को सबक सिखाने के लिए बाबर ने राणा सांगा से टक्कर लेने का फैसला किया। जो इवेंट्स ऑफ द बैटल, हम इस युद्ध की घटनाओं की बात करें तो पानीपत के युद्ध के बाद से ही दोनों पक्षों में ये तो लगता ही था कि लड़ाई होनी तो लाजमी है। राणा सांगा ने लगभग सभी राजपूत राजाओं को सहायता के लिए आमंत्रित किया। अनेक राजपूत राजा और कुछ अफगान उसके झंडे के नीचे आ गए। इन सरदारों में ढूंढार का राजा पृथ्वीराज, चंदेरी का मेदिनी राव, जलोर का राव रामदास, मेड़ता का कायमल, सिरोही का अभयराज देवड़ा, डूंगरपुर का उदय सिंह, आमेर का जगमल। इसके अलावा अफ़गानों में महमूद लोधी, हसन खान मेवाती, इन सभी ने राणा सांगा का साथ देने का फैसला किया। जनवरी 1527 में राणा सांगा इन सरदारों को लेकर आगे बढ़ा। उधर बाबर ने भी हुमायूं को आगरा से बुला लिया, जो इन दिनों अफ़गानों में दबाने में लगा हुआ था। बाबर ने भी सैनिक भर्ती किए, तोपखाने की मरम्मत की, भारी तोपों का निर्माण करवाया। इस प्रकार युद्ध की तैयारी के साथ बाबर भी राणा सांगा का सामना करने के लिए आगे बढ़ा। अर्स्किन लिखता है कि राणा की ताकत को देखकर बाबर भयभीत हो गया और उसने रायसीन के शासक सिलहदी तंवर के माध्यम से संधि भी करनी चाहिए, परंतु राणा सांगा ने इनकार कर दिया। बाबर ने अब्दुल अजीज़ के नेतृत्व में 1500 सैनिकों का एक दस्ता आगे भेजा, परंतु राणा के दस्ते द्वारा उसको भी क्रश कर दिया गया। इसी समय काबुल के एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की कि जो पूर्व दिशा में युद्ध करते हुए जाएगा उसकी हार होना निश्चित है। इससे मुगल सेना में और भयभीत होने की बात हुई। ऐसे समय में बाबर ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए कभी शराब न पीने की शपथ ली
शराब के प्याले और बर्तन तोड़ डाले। उसने मुसलमानों पर लगने वाला तगमा नामक टैक्स भी हटा दिया। अपने सैनिकों के सामने इतना जोशीला भाषण दिया कि जैसे वो कोई जिहाद करने जा रहा हो। इस प्रकार उत्साहित सैनिकों ने कुरान पर हाथ रखकर मरते दम तक लड़ने की शपथ ली। युद्ध की घटनाओं की बात करें तो मार्च 1527 में बाबर ने खानवा नामक स्थान पर डेरे डाले। बाबर ने पानीपत के युद्ध के समान ही व्यूह रचना की। फ़र्क इतना था कि इस बार गाड़ियों को चमड़े के रस्सों के बजाय लोहों की जंजीरों से बांधा गया, जो छकड़े आगे खड़े किए। दूसरा, तोपों को पहिएदार तिपाहियों पर रखा गया ताकि वो आगे पीछे भी हो सकें। बाबर ने सेना के मध्य भाग का, हुमायूं के दाहिने हिस्से का तथा मेहदी ख्वाजा ने बाएं बाजू का संचालन किया। 16 मार्च 1526 को लगभग 9 बजे दोनों पक्षों के दरमियान लड़ाई शुरू हुई। आरंभ में तो राजपूतों का पलड़ा भारी नजर आने लगा और मुगल सेना के पैर उखड़ने लगे, परंतु शीघ्र ही मुगलों की घुड़सवार सेना और तोपों के आक्रमण के सामने राजपूत सैनिक टिक ना पाए। उनमें भगदड़ मच गई। अंतिम प्रहार इतना भयंकर था कि मुगल पक्ष अपने घेरे को छोड़कर बाबर के समकक्ष आ पहुंचा और बाईं ओर से राजपूत बढ़ते आ रहे थे। मौत का भय न खाने वाले राजपूतों पर मुगल तोपखाना भारी पड़ा। इसी समय राणा सांगा को एक तीर लग जाने से वो मूर्छित हो गया। उसे युद्ध क्षेत्र से हटना पड़ा। इस खबर से राजपूतों का मनोबल टूट गया। इसी समय रायसीन का राजा सिलहदी तंवर भी बाबर से आ मिला। उसके दल बदलने और राणा के घायल होने के बाद युद्ध का पासा पलट गया। इस युद्ध में बाबर विजयी हुआ और राजपूतों की हार हुई। अपमानित और जख्मी राणा की 1528 में मृत्यु हो गई। बाबर ने अपने विजय चिन्ह के रूप में राजपूतों के सिरों पर एक स्तूप बनवाया और अपने आप को गाजी, मुसलमानों में धर्म युद्ध के विजेता को गाजी की उपाधि दी जाती थी, और उसने अपने आप को गाजी घोषित किया। युद्ध के परिणाम। भारत के इतिहास में खानवा का युद्ध भी स्मरणीय युद्धों में से एक था। सैनिक दृष्टि से ये युद्ध निर्णायक सिद्ध हुआ। इस युद्ध में बाबर ने राजपूतों और अफ़गानों की ताकत को पराजित कर दिया था। इस युद्ध के बाद बाबर ने पानीपत से जिस काम की शुरुआत की थी वो पूरा हो गया। इस युद्ध के जो नतीजे निकले वो भी बड़े अच्छे थे। इससे राजपूत प्रभुत्व की स्थापना के खतरे का अंत हो गया और राजपूतों का विदेशी राज को मिटाने का सपना भी समाप्त हो गया। तीसरे, बाबर का राज्य सुरक्षित हो गया। खानवा के युद्ध के बाद बाबर के भारत पर अधिकार को सुरक्षित ही माना गया। अब उसके देश विदेश फिरने की आवश्यकता समाप्त हो गई। अब उसे केवल भारत में स्थापित अपने राज्य की सीमा को बढ़ाना और विद्रोहियों को दमन करने के लिए लड़ना था, ना कि राज को बचाने के लिए। वी.एन. मजूमदार लिखते हैं कि खानवा के युद्ध के दूरगामी परिणाम हुए। इसने हिंदुओं के संघ को कुचल दिया और बाबर और मुगल वंश का दिल्ली पर शासन सुरक्षित कर दिया, जो आगामी 3 शताब्दियों तक चलता रहा। बाबर की गतिविधियों का केंद्र अब भारत बन गया। प्रोफेसर रशब्रुक विलियम लिखते हैं कि खानवा के बाद बाबर की गतिविधियों का केंद्र निश्चित रूप से काबुल से हटकर भारत हो गया। उसने ये महसूस किया कि अगर भारत के अंदर रहे तो भारतीय राज्य की
व्यवस्था का संचालन काबुल से नहीं किया जा सकता, जबकि काबुल का संचालन भारत से किया जा सकता है। तो शेष समय उसने भारत में बिताने और अपने साम्राज्य की स्थिति को मजबूत करने में लगाया। राजपूत सैन्य शक्ति को बड़ा आघात पहुंचा इसमें। पानीपत के युद्ध ने जहां अफगानों की ताकत को नष्ट किया, वहीं खानवा की लड़ाई ने राजपूतों के संघ को चकनाचूर कर दिया। राजपूत सैनिक शक्ति कुचल दी गई। हसन खान मेवाती और अनेक राजपूत सरदार इस युद्ध में मारे गए। राजपूतों को लगा ये एक भयंकर आघात था। सैनिक दृष्टि से इस युद्ध ने एक बार फिर मुगल हथियारों तथा युद्ध के तरीकों की श्रेष्ठता सिद्ध कर दी थी। इसमें कोई शक नहीं है। खानवा के युद्ध ने पानीपत के कार्य को पूरा किया। राजपूतों की हार के कारण और बाबर की जीत के क्या कारण थे, इस पर हम विचार करेंगे। बाबर को पानीपत के युद्ध के समान ही खानवा के युद्ध में विजय प्राप्त हुई थी। इस युद्ध में राजपूतों की भयंकर हार हुई थी, जिसके निम्न कारण माने जा सकते हैं। नंबर 1, बाबर का कुशल नेतृत्व। पानीपत के युद्ध की तरह ही बाबर ने जिस प्रकार एक स्ट्रेटजी तैयार की, लड़ने का तरीका, लड़ने की योजना बनाई, वो उसे एक कुशल सेनापति होने का परिचय देती है। उसने बड़े साहस तथा धैर्य के साथ अपनी सेना का संचालन किया तथा वैज्ञानिक व्यूह रचना के आधार पर शक्तिशाली राजपूतों के आक्रमण को विफल कर दिया। दूसरे, बाबर का व्यक्तित्व। बाबर में अदम्य साहस और धैर्य था। राणा के साथ प्रथम आक्रमण में विफल होने पर हतोत्साहित सैनिकों को उसने अपनी शख्सियत के दम पर ही काबुल जाने से रोका था। शराब ना पीने, युद्ध को जिहाद का नाम देने, बड़े जोशीले भाषण के द्वारा अपने फौजियों में दोबारा उत्साह पैदा करना और उन्हें किस प्रकार से इस्लामिक थॉट्स के मुताबिक जीत गए तो वो राज करेंगे, हार गए तो शहीद कहलाएंगे, इस प्रकार अवसर के अनुकूल उसने साहस दिखाकर अपनी जीत हासिल की। ये उसकी शख्सियत का एक अहम पहलू था। और जो हमें इस चीज़ में, इस युद्धों में नज़र आ रहा, वो बाबर के द्वारा तोपखाने का प्रयोग। बाबर की विजय का एक प्रमुख कारण हम इसको मान सकते हैं, उसने तोपखाने का कुशलतापूर्वक उपयोग किया। उसके पास जो 2 बड़े अच्छे तोपची थे, उस्ताद अली और मुस्तफ़ा, उनके कुशल तोप संचालन के ज़रिए बाबर ने बहादुर माने जाने वाले राजपूतों के छक्के छुड़ा दिए। राजपूतों के तीर बाबर की तोपों के गोलों का जवाब नहीं दे सकते थे। बहादुरी के होने के बावजूद भी वो उस प्रकार का रणकौशल नहीं दिखा सके और बाबर विजयी हुआ। बाबर का जो कुशल सैनिक संगठन है, वो भी उसकी जीत का एक कारण बना।
बाबर के सैनिक संगठन और नवीन युद्ध प्रणाली के सामने एक बार फिर राणा की परंपरागत रूढ़िवादी सैन्य व्यवस्था निर्बल सिद्ध हुई। एक बार फिर तुलगामा वारफेयर जो सिस्टम है वो बड़ी कारगर साबित हुई। बाबर के तोपखाने और घुड़सवारों के जो कोऑर्डिनेशन के सामने भारतीय हाथियों और पैदल सेना की कतारें निरर्थक सिद्ध हुई। राजपूत सेना एक नेता के अधीन भी नहीं थी, बल्कि विभिन्न राजपूत राजाओं के अधीन थी, जिनमें 7 राजा, 9 राव और 104 छोटे छोटे सरदार थे। इनकी अपनी परंपराएं थी, अपने युद्ध लड़ने के तरीके थे, और हमें इस युद्ध में राजपूतों में आपसी तालमेल का अभाव नजर आता है। राणा सांगा का युद्ध में घायल होना। राजपूतों की हार का एक अन्य कारण राणा सांगा का युद्ध में घायल हो जाना है। राणा सांगा को युद्ध स्थल से हटा देने से उसकी सेना का मनोबल टूट गया तथा राणा का कुशल नेतृत्व उन्हें प्राप्त नहीं हो सका। यदि युद्ध के अंत तक राणा सांगा को अपनी सेना का संचालन करने का मौका मिलता तो शायद युद्ध का नतीजा और ही होता। रायसीन के सिलहदी तंवर का विश्वासघात। खानवा के युद्ध में राजपूतों की हार का एक अन्य कारण रायसीन के राजा सिलहदी तंवर का विश्वासघात है। उसने उस समय राणा का साथ छोड़ने और बाबर का साथ देने की घोषणा की, जिस समय युद्ध निर्णायक मोड़ पर था। सिलहदी के बाबर के साथ मिल जाने के कारण राजपूत सेना में अव्यवस्था फैल गई। राणा सांगा की सैनिक शक्ति भी कमज़ोर हो गई। दूसरे, सिलहदी के बाबर के पक्ष में जाने से मुग़लों की ताकत बढ़ी, राजपूतों की कमज़ोरियों का उनको ज्ञान हुआ, जिससे उनकी विजय का काम आसान हो गया। और लास्टली, बाबर को तैयारी करने के लिए युद्ध से पहले काफ़ी समय मिल गया। राणा सांगा को बयाना के दुर्ग पर कब्जा करने के बाद तुरंत बाबर पर आक्रमण करना चाहिए था, परंतु राणा सांगा ने ऐसा नहीं किया। इससे बाबर को युद्ध की तैयारी करने का पर्याप्त अवसर मिल गया। वो इस दौरान सैनिकों को भर्ती कर सका, अपनी ख़राब हो चुकी तोपों को ठीक करवा सका, संगठन को चुस्त दुरुस्त कर सका। तो इन सभी कारणों के कारण खानवा के युद्ध में राजपूतों की हार और बाबर की जीत हुई। लेकिन अभी कुछ ऐसी शक्तियाँ थी जिनको समाप्त किए बिना बाबर जो है वो भारत पर अपना कब्ज़ा पूर्ण रूप से नहीं कर सकता था, और इसके लिए उसको 29 जनवरी 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध लड़ना पड़ा। खानवा के युद्ध के बाद बाबर ने चंदेरी पर अधिकार करने का प्रयास किया। चंदेरी का राज्य मालवा तथा बुंदेलखंड की सीमा पर था। चंदेरी व्यापार और सामरिक दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण इलाका था। मालवा तथा उत्तर भारत की सड़क चंदेरी से गुजरती थी। चंदेरी पर अधिकार करके बाबर गंगा यमुना के दोआब और राजपुताना पर निगाह रख सकता था। उस समय चंदेरी का शासक मेदिनी राय था। मेदिनी राय ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की तरफ से भाग लिया था, अतः उसे पराजित करना बाबर के लिए ज़रूरी था। मेदिनी राय भी बाबर से अपने मित्र और स्वामी राणा सांगा की पराजय का बदला लेना चाहता था। अतः बाबर चंदेरी पर आक्रमण करके राजपूत शक्ति का पूर्ण रूप से विनाश करना चाहता था। इसलिए 29 जनवरी 1528 को बाबर ने चंदेरी पर हमला कर दिया। दुर्ग रक्षकों ने अधिक समय तक शक्ति का परिचय दिया, लेकिन
वो स्थिति का सामना नहीं कर पाए और उन्होंने, क्योंकि राजपूतों में ऑनर को, सम्मान को ज़्यादा महत्व दिया जाता था ताकि स्त्रियां शत्रु के हाथ में ना पड़ें, इसलिए उन्होंने अपने स्त्रियों को मौत के घाट उतार दिया और नंगी तलवारें लेकर शत्रु पर टूट पड़े। उनमें से प्रत्येक राजपूत अंतिम दम तक शत्रु से लड़ता रहा। मेदिनी राय सहित हजारों राजपूत इस युद्ध में मारे गए। बाबर ने युद्ध के बाद राजपूतों के सिरों की मीनार बनवाई और इस युद्ध को भी जिहाद घोषित किया। चंदेरी को मालवा के राजवंश के एक वंशज अहमद शाह को दे दिया गया। उससे बाबर को प्रतिवर्ष कर मिलने की बात की गई। इस युद्ध के बाद बाबर ने अपने उन अधिकारियों को काबुल लौट जाने की छुट्टी भी दे दी जिनका स्वास्थ्य बुरी तरीके से बिगड़ गया था। हुमायूं को भी बदख्शां का भार संभालने के लिए भेज दिया गया। हम एक बात यहाँ देखते हैं कि खानवा के युद्ध के बाद भी राजपूतों की ताकत को पूर्ण रूप से नहीं कुचला जा सका था, लेकिन चंदेरी की इस लड़ाई के बाद राजपूत शक्ति बुरी तरह से कुचल दी गई और राजपूतों का जो दोबारा राज्य प्राप्त करने का सपना था वो समाप्त प्राय हो गया। जो एक शक्ति अभी भी बची थी वो थे अफ़गान। इसके लिए 6 मई 1529 को घाघरा नाम की जगह पर बाबर तथा अफ़गानों के बीच में युद्ध हुआ। हालांकि बाबर ने अफ़गानों की ताकत को पानीपत के युद्ध में नष्ट किया था, परंतु पूर्व भारत में अफ़गानों ने महमूद लोदी के नेतृत्व में अपनी ताकत को दोबारा बढ़ाना शुरू कर दिया था। खानवा के युद्ध में राणा सांगे की पराजय के बाद महमूद लोदी भागकर बिहार आ गया तथा उसने एक विशाल सेना संगठित की। ऐसा माना जाता है कि लगभग इसकी संख्या 1 लाख के आसपास थी। इस सेना के बल पर वो बनारस की तरफ बढ़ा, आगे बढ़कर चुनार तक आ गया। उसने चुनार के दुर्ग का घेरा डाला, परंतु ज्यों ही बाबर उसकी तरफ बढ़ा अफ़गान लोग भयभीत हो गए। उन्होंने घेरा उठा लिया, पीछे हट गए। बाबर ने उनका पीछा किया और बंगाल तक उन्हें खदेड़ दिया। अफ़गानों के विद्रोह को पूर्णतः कुचलने के मकसद से बाबर ने उनसे युद्ध करने का निश्चय किया। उसने बंगाल के शासक नुसरत शाह से समझौता करने का प्रयास किया, जिससे वो महमूद लोदी और उसके समर्थकों को सहायता ना करे, परंतु वो नाकामयाब रहा। अंत में 6 मई 1529 को घाघरा के तट पर अफ़गानों और बाबर के बीच में युद्ध हुआ। इसमें दोनों तरफ से ही तोपखानों का प्रयोग किया गया। अफ़गान लोग इसमें बुरी तरह हारे। नुसरत शाह ने बाबर से समझौता कर लिया, जिसके अनुसार उस दोनों दलों ने एक दूसरे की सर्वोच्च सत्ता का आदर किया। नुसरत शाह ने बाबर के शत्रुओं को शरण ना देने का वचन दिया। घाघरा का युद्ध बाबर का अंतिम युद्ध था। इस युद्ध के बाद वो बिहार का शासक भी बन गया। अनेक अफ़गान सरदार अपने सैनिकों सहित बाबर से जा मिले। उत्तर भारत में मुग़ल शक्ति को चुनौती देने वाला कोई बचा नहीं था। इस प्रकार बाबर ने भारत में मुग़ल राज्य स्थापित कर लिया। इसी राज्य पर आगे चलकर एक राष्ट्रीय राज्य का निर्माण हुआ और देश के राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में उन्नति हुई। जब हम
बाबर के साम्राज्य विस्तार की बात करते हैं तो लगभग 4 साल तक उसने राज किया। 4 बड़ी लड़ाइयाँ, पानीपत, खानवा, चंदेरी, घाघरा के द्वारा उसने भारत के एक विशाल भूभाग पर अपना कब्ज़ा कायम किया। उसका साम्राज्य सिंधु नदी से बिहार तथा हिमालय से ग्वालियर और चंदेरी तक फैला हुआ था। लगातार युद्धों और इधर उधर भटकते रहने और अत्यधिक मद्यपान के कारण बाबर का हेल्थ ख़राब होता चला गया और अंत में 26 दिसंबर 1530 को उसकी मौत हो गई। बाबर की मौत के बाद उसका शव आगरा के आराम बाग में रख दिया गया और बाबर की इच्छानुसार उसके शव को वहाँ से काबुल ले जाया गया और वहाँ एक पहाड़ी के पास सुंदर जगह पर उसे दफना दिया गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इन 4 युद्धों के द्वारा बाबर भारत में एक नया वंश, मुगल वंश, उसका राज कायम करने में कामयाब हुआ। बाबर के चरित्र और उसके मूल्यांकन की बात करें तो बाबर की गणना मध्य युग के महान शासकों में की जाती है। तत्कालीन और आधुनिक काल के सभी इतिहासकार बाबर को मध्यकालीन एशिया के अत्यंत प्रभावशाली सम्राटों में से एक मानते हैं। वो एक व्यक्ति के रूप में सराहनीय, विद्वान के रूप में बाबरनामा में या उसने जो किताब लिखी अपनी आत्मकथा तुझके बाबरी में, वो बड़े उसके लेखन शैली की जो गुणवत्ता है उसको शो करता है। वो कवि भी था। धार्मिक विचारों की बात करें और वो एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था, लेकिन वो दूसरे धर्मों के गैर मुसलमानों को दबाने की कोशिश नहीं करता था। ये अलग बात है कि भारत में बाबर ने युद्ध के दौरान धार्मिक उदारता और सहिष्णुता का परिचय नहीं दिया। उसने यहाँ तक कि जिहाद नाम का भी प्रयोग किया। वो अच्छा सेनानायक और शासक तथा कूटनीतिज्ञ था। और शासन प्रबंध की बात करें तो उसे ज़्यादा मौका नहीं मिला, क्योंकि उसका ज़्यादा समय जो है वो युद्धों में ही बीता। थैंक्स।